तो हम चलते हैं, इसी को आगे मूव मतलब जिस करते हैं। तरह का माहौल, हाँ, जिस तरह का माहौल बच्चे को मिलता है, उसी तरह से उसकी लर्निंग होती है। जी जी जी, डेफिनेटली एलिगुल। हाँ, ये भी बताया था कि मुझे कोई हेल्थी बच्चा दो, मैं उसकी जो है ना अपने माहौल के हिसाब से उसकी लर्निंग करूँ। जी, डेफिनेटली। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं आज भी। हमने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़े, और आज हम एक और स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, और उसके बाद एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे लास्ट में। और यहाँ पे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को कंक्लूड करेंगे। बाकी तो और भी बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी एजुकेशनल साइकोलॉजी में, मगर जो कंसर्न चीज़ें हैं हमारी, हम उसको कोशिश कर रहे हैं उसको कवर करें। ठीक है। तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप इसको देखें, और आपके जो माइंड में जो आइडिया आ रहा है वो हमें बताएं कि आप इस तस्वीर को देख के आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आ, सर, जो इस पिक्चर को देख के जो मेरे माइंड में जो फर्स्ट चीज आ रही है वो ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन नहीं करते। वो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। और इंडिविजुअल वर्क कुछ लोग जो है वो ज्यादा करते हैं, कुछ सोशल में इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो हम्म। यही लग रहा है कि सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। जी जी, डेफिनेटली हैरान है भी। चीज़ आपने भी बिल्कुल सही बताया, इंडिविजुअल डिफरेंस ठीक है। आइसोलेशन, ग्रुप आइसोलेशन भी ठीक है। तो आप, जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इस तस्वीर से कि एक बच्चा है, अ, वो कोई किसी एक चीज़ में सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा। वो, हमें पता नहीं है कि वो पढ़ाई में कैसा है, ठीक है, मगर वो इस तस्वीर से जो हमें नज़र आ रहा है कि वो सोशल जो है ना वो नहीं कर रहा बच्चों के साथ इंटरेक्ट। तो हम यही आइडिया आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों में, ताकि आपका एक, इस तस्वीर को दिखाने का मकसद कि आपका थोड़ा बहुत माइंड बने कि ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अ, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक और स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करने वाले हैं, वो है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इज अ लर्निंग थ्योरी, ठीक है। और ये एजुकेशनल फिलोसफी की एक ऐसे समझे कि ये एजुकेशनल फिलोसफी में भी ऐड होता है और साइकोलॉजी में भी, ठीक है। इसका फोकस होता है कि एक पर्सन की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी इमोशंस की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके वैल्यूज़ की, उसके गोल्स की, और उसके पर्सनल ग्रोथ की, विद द एकेडमिक्स, कि उसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी ग्रो होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ उसकी और भी चीज़ें हैं, जैसे उसके इमोशंस हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, उसके गोल्स हैं, उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है, उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़ है, उसको भी साथ साथ जो है ना वो ग्रोथ करवाया जाए, उसको, उसकी भी जो है ना वो हमें जहन में चीज़ रखनी चाहिए। हमारे जो प्रीवियस हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो ओनली फोकस हो रहे थे एकेडमिक अचीवमेंट पर, उसकी चीज़ों पर, मगर ह्यूमनिज्म हमें बता रही है कि एक बच्चे को होलिस्टिकली डेवलप करना चाहिए, ना कि उसको जस्ट एकेडमिक्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। इट emphasizes दैट एजुकेशन शुड हेल्प लर्नर्स रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, कि एजुकेशन का जो मकसद है वो ये है कि उस बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको फुलेस्ट लेवल पर पहुंचाया जाए, ठीक है। उसमें अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसके अंदर इमोशंस वाली चीज़ें हैं, उसके अंदर जो अंदर पोटेंशियल है, उसमें जो पर्टिकुलर स्किल है, उसको फुलेस्ट पोटेंशियल पर पहुंचाया जाए, ताकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बने अपनी सोसाइटी का, ठीक है। इट व्यूज लर्नर्स एज ऑटोनमस, कि वो लर्नर को एज एज ऑटोनॉमिक बॉडी देखता है, ठीक है, ना कि टीचर पर बेस्ड, ना कि दूसरों स्टूडेंट्स पर बेस्ड या इन्वायरमेंट पर बेस्ड। वो ऐसे नहीं है, ये कहता है कि लर्नर खुद ऑटोनमस है, ठीक है, कैपेबल है, एंड इनहेरेंटली गुड है बाय नेचर। वो उसकी जो क्वालिटी है वो गुड वाली है, ठीक है। और वो अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए खुद मोटिवेटेड होता है चीज़ों के लिए। तो इसमें जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे हमारी, वो होगी मैस्लोज थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इब्राहिम मैस्लो इसका ओरिजिनल नाम है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी डेवलप की 1943 में।
इसने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन मोटिवेशन, और इसने ह्यूमन मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ को एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हम इम्पेक्ट करती है हमारी ओवरऑल लाइफ और लर्निंग पर। आई बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फर्स्ट। इसने कहा कि जब अ, लोगों की, स्टूडेंट्स की बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, देन वो सेटिस्फाइड होते हैं और वो फिर आगे हायर नीड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर वो हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं होती तो हमारी जो अ, और स्टेज है, सेकंड स्टेज है, वो रुक जाएगी। अगर वो सेकंड स्टेज पूरी नहीं होगी तो वो हम थर्ड स्टेज पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसने कहा कि जो हमारे बेसिक नीड्स हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए, और इसके बाद हम बाकी नीड्स को देखेंगे। और वन बाय वन इसने एक हायरार्की दी, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यह है इसकी हायरार्की। इसने सबसे पहले कहा कि एक ह्यूमन की, एक लर्नर की, एक बंदे की 5 नीड्स होती हैं, और हर नीड जब पूरी होती है तो वो सेकंड नीड की तरफ, सेकंड चीज़ों की तरफ जाता है, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद और फिर वो लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पर पहुंचता है। ठीक है, तो पहली इसने बात की फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें एयर है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, स्लीप, क्लोथिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये पहली नीड है। जब तक ये चीज पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी हमारे अंदर ना मोटिवेशन पैदा होगी, नहीं कोई हम चीज लर्न कर पाएंगे अच्छे तरीके से, हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसने सेफ्टी नीड दी, इसमें पर्सनल सिक्योरिटी है, ओवरऑल सिक्योरिटी जो भी है हमारी होती है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, रिसोर्स सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी। फॉर सपोज हम सिक्योर नहीं है हमारा, हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो हम बाकी चीज़ों को, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी ये नीड पूरी नहीं है। और जब तक ये पूरी नहीं होगी तो हम अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल की तरफ जो हमारे अंदर में मोटिवेशन होगी वो भी पैदा नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पे आती है लव एंड बिलोंगिंग्स, जिसमें फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, फैमिली है, सेंस ऑफ कनेक्शन वाली जो फीलिंग है, ये भी एक नीड है। जब तक ये भी नीड पूरी नहीं होंगी तो हम, जो फोर्थ है एस्टीम, जो कि अंदर में हमारी सेल्फ एस्टीम पैदा होती है, हमारे अंदर में एक रिकग्निशन पैदा होती है कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, हमारे मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ पैदा होती है, फ्रीडम पैदा होती है, वो फिर पैदा नहीं होगी। और इसके बाद हम लास्ट अपनी जो कि स्टेज पर पहुंचते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद हम सोचते हैं कि व्हाट आई एम, जो इंसान खुद ही पर सोचता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर सोचता है, और ये फाइनल स्टेज है। और हर नीड एक दूसरी नीड पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हम तीन को छोड़ के चौथी पर फोकस करें, उसको उसको मोटिवेशन दें, उसको बढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम, हमारे पास बेसिक नीड्स, हमारे पास वाटर नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो हम लर्न नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। और इसके बाद जब तक हमारे पास सेफ्टी नहीं होगी, सिक्योरिटी हमारे पास नहीं होगी, हम लव और बिलोंगिंग की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक एक सेंस ऑफ कनेक्शन वाली फीलिंग, इंटीमेसी वाली, फ्रेंडशिप वाली, सोशल कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं होगी, तो हमारे हमारे अंदर में सेल्फ एस्टीम पैदा नहीं होगा। जब तक सेल्फ एस्टीम नहीं होगा तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो मैस्लो ने कहा कि एक नीड दूसरी नीड पर डिपेंडेंट है, और ऐसे ही ये सारी नीड्स को पूरा करके हम एक अच्छे इंसान की अ, जो है ना वो पैदावार कर सकते हैं सोसाइटी में, अपने स्कूल्स में, अपने इन्वायरमेंट में, एक अच्छा प्रोडक्टिव फर्द पैदा कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद हम डिस्क्राइब करते हैं, और इसको एग्जाम्पल एजुकेशन में भी देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एजुकेशन में। फिजियोलॉजिकल नीड्स में इसने कहा कि बेसिक सर्वाइवल जो नीड्स होती हैं, लाइक फूड, वाटर, स्लीप, हेल्थ। जब तक स्टूडेंट्स को, जाहिर सी बात है, फूड नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा, तो वो लर्निंग में ज़्यादा फोकस नहीं होंगे, लर्निंग में कंफर्ट फील नहीं करेंगे। एक बच्चा जब तक हम कभी देखते हैं, इवन रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी मेरे स्कूल में एक बच्चा सुबह के टाइम असेंबली में बेहोश हो गया, तो पता चला कि इसने नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें लर्निंग में मैटर करती हैं, कि जब तक चीज़ें, हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो तब तक वो बच्चा नेक्स्ट नीड की तरफ, नेक्स्ट स्टेज की तरफ, नेक्स्ट लर्निंग स्टेज की तरफ नहीं जा सकता। इसके बाद सेफ्टी नीड्स है, जिसमें सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, फियर, कोई भी फ्रीडम है। ठीक है, आपका सोसाइटी में आपको खौफ नहीं है, आपको किसी किसी का कोई खतरा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स में आ रही हैं। फॉर सपोज एजुकेशन में, अ सेफ क्लासरूम, फेयर रूल्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम बुलिंग,
एक बच्चा अगर क्लास में कोई बच्चा उसको बुलिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो लर्निंग पर अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस पर फोकस नहीं कर पाएगा। फिर अगर क्लास में कोई टीचर उसमें फियर का एलिमेंट पैदा करता है, वो लर्निंग पर फोकस नहीं कर पाएगा। अगर टीचर के साथ उसको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी या फियर का इशू है तो वो फिर लर्निंग पर फोकस नहीं कर पाएगा अपना। इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग की नीड है। इसमें सोशल एक्सेप्टेंस है, फ्रेंडशिप है एंड कनेक्शन है। जैसे आपने पिक्चर देखी कि एक बच्चा दूसरों बच्चों से अलग बैठा हुआ है, तो ये लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स है। अगर ये चीज़ पूरी नहीं होगी तो हम नेक्स्ट स्टेज यानी अपनी लर्निंग में ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसे- इसमें एजुकेशनल एग्जाम्पल है सपोर्टिव टीचर्स, पीयर ग्रुप्स, टीम वर्क एंड केयरिंग एनवायरनमेंट। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो हाँ, कोई भी बच्चा हो, चाहे बच्चा हो या कोई भी इंसान हो सोसाइटी में, वो अपनी चीज़ों पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पाएगा। और इसके साथ फोर्थ में सेल्फ वो स्टीम नीड्स, जिसमें अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर ये चीज़ एजुकेशन में कैसे होगी? पॉजिटिव फीडबैक के साथ, रिवार्ड के साथ, सक्सेस इन लर्निंग टास्क के साथ। जब ये इस टीचर हमें पॉजिटिव फीडबैक देगा, रिवार्ड देगा, जब हम रिवार्ड हासिल करेंगे या अपनी लर्निंग टास्क में सक्सेस हासिल करेंगे तो हमारे अंदर में एक अचीवमेंट, रिकग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट पैदा होगा। और जब ये होगा तो हम मोटिवेट होंगे, ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और जब ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम वही स्टेज पर रह जाएंगे। एंड लास्ट में जो फाइनल स्टेज है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसमें पर्सनल ग्रोथ है, क्रिएटिविटी है आपकी। इस ये फाइनल स्टेज है, इसमें आप फुलेस्ट अपनी पोटेंशियल में होते हैं, खुद से अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं, अपनी आइडिया को क्रिएट करते हैं, अपनी राइटिंग को प्रोग्रेस करते हैं। फॉर सपोज आप प्रॉब्लम सॉल्वर बने, आप लीडरशिप स्किल अपनी पैदा होगी, अपने अंदर क्रिएटिविटी हो, ऑटोनॉमी का एलिमेंट पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैस्लो ने कहा। अब चलते हैं कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो मैस्लोस थ्योरी हैज ए स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग। पर इसमें इसने कहा कि ये एड्रेस करती है बेसिक नीड्स फर्स्ट, कि ensure students have access to food, rest and a safe environment before expecting academic performance। कि स्टूडेंट्स को आप पहले सेफ एनवायरनमेंट दें, सेफ उसको फूड दें एंड जो भी बेसिक नीड्स में आती हैं चीज़ें उसको दें, और फिर एकेडमिक प्रोग्रेस देखें उसकी। ऐसा ना हो कि कोई अ, अ, बिना खाए पिए आया हो सुबह, उसके उसके मतलब उसको घर ना हो, उसको कोई बेसिक नीड ना हो, और वो अपनी लर्निंग करे तो वो अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं कर पाएगा। और इसके बाद क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम। इस थ्योरी के इस थ्योरी के बाद हमें पता चला कि सेफ और सपोर्टिव क्लासरूम बनाना चाहिए, जिसमें बिल्ड ट्रस्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी हो, एक ट्रस्ट का एलिमेंट हो टीचर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, और नो ह्यूमिलिएशन हो, नो फियर हो, कोई एक डिसिप्लिन माहौल हो। और इसके बाद इसने कहा कि इनकरेज बिलोंगिंग एंड रिलेशनशिप, यूज ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग। और हम ग्रुप वर्क और कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू हम बच्चों में एक रिलेशनशिप यानी सेल्फ बिलोंगिंग का एक मतलब हम ये एलिमेंट पैदा कर सकते हैं उसको, ताकि वो बच्चा ऐसे आइसोलेट आप खुद को फील ना करे दूसरों के साथ, और ऐसे टीम वर्क में आप काम करें ताकि वो उसमें एलिमेंट उसमें पैदा हो जाए। देन बिल्ड एस्टीम थ्रू सक्सेस। बच्चों की जो बच्चों की जो अचीवमेंट है उसको रिकग्नाइज करें, उसको सेलिब्रेट करें क्लास में, असेंबली में, ताकि वो खुद उसके अंदर में एक सेल्फ स्टीम का एलिमेंट पैदा हो, वो खुद मोटिवेट हो चीज़ों को करने में। और उस बच्चे की अचीवमेंट को खुद हम क्लास में सेलिब्रेट करें, टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो उसके बीच में हम उसको सेलिब्रेट करें, ताकि वो उसके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस का एलिमेंट पैदा हो जाए। फोस्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि कोई भी बच्चा अगर वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, एक्सप्रेशन अपने शो करवा रहा है, या कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम हो जो सॉल्व करके आ रहा है, तो उसको इनकरेज करें, ताकि उसके अंदर जो अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी ओन थिंकिंग है, जो उसके अंदर अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला एलिमेंट हो, वो आगे उसकी लाइफ में काम आए, और उसको आगे वो चलकर उसको मोटिवेट करें चीज़ों को करने में। तो ये था ओवरऑल मेस्लो की थ्योरी के बारे में। और इस पर हम सीआर की थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं और इसके साथ हम आगे चलेंगे। तो सीआर क्यू कौन बताएगा मुझे? इसको पढ़ें, आपके पास 5 मिनट हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद मुझे जवाब दें।
तो जो वो है कि अगर एक बच्चे अगर साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स अगर उसकी पूरी नहीं होगी, वो नहीं मिलेगी, तो फिर परफॉर्मेंस का उस पर क्या असर पड़ेगा। ये जाहिर है कि अगर साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड यानी वो सिक्योर नहीं होगा, उसको शेल्टर सही तरीके से नहीं मिलेगी, उसको खाना सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। अलीगुल आपका जो है ना वो वॉइस डिस्टोर्ट हो रहा है। एनीवन एल्स? नौशाद आप बताएं। जी। सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को अगर बेसिक नीड्स हम प्रोवाइड ना करें, स्टूडेंट्स को जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि वो नाश्ता नहीं करके आ रहा, या उसको रहने के लिए घर नहीं है, या रात को उसको ऑब्वियसली घर ना होने की वजह से सर्दी भी लग सकती है या बहुत ज्यादा गर्मी भी लग सकती है जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली उसके एकेडमिक पर भी इफेक्ट करेंगी अगर ये हम सारी चीजें उसको प्रोवाइड करें। और अगर बच्चा सुबह सुबह या घर में, समटाइम्स हम ऐसे भी देखते हैं कि बच्चे माँ बाप की घर में लड़ाई हो गई या बच्चे को ही सुबह सुबह बच्चा डांट सुनकर घर वालों से उसके बाद स्कूल आ रहा है, तो उसका पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब ही गुजरता है। तो ये सारी चीजें उसमें हो गई कि घर का इन्वायरमेंट प्लीज, जो उसकी बेसिक नीड्स है, जो उसकी सेल्फ स्टीम है, उसका भी ख्याल रखते हैं। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती हैं। जी डेफिनेटली ऐसे ही है। अब सबसे पहले बेसिक नीड में से हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है जिसमें फूड शेल्टर वाटर, और उसके बाद हम और नीड्स पर जाएंगे। जब तक बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होगी हम दूसरी नीड पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो बच्चा उसी चीज में अटका हुआ होता है। फिर जी, और जो वो सेकंड सारी क्वेश्चन है। उम्र फिर खाने की तलाश में, अच्छा खाना पीने की तलाश में, अच्छे घर की तलाश में लगा रहता है। फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ स्टीम की तरफ नहीं जाता, फिर उसकी डेवलपमेंट रुक जाती जी है। सर। जी जी डेफिनेटली आप और जो सर बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट क्या, टीचर पे भी उस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा STR1 में ट्रांसफर हुआ बॉयज के स्कूल में। ऑब्वियसली वो स्कूल अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। एक ऐसा गांव है जहाँ पर कम्युनिटी बैरियर्स बहुत ज्यादा है, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, गर्ल्स तो दूर की बात बॉयज को भी नहीं पढ़ाते। तो वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि हम स्कूल जाते भी हैं तो डेली बेसिस पर हम खुद इतने सहमे होते हैं कि बच्चों को क्या हम वो करेंगे। हमें खुद इतना लोगों से डर लग रहा होता है, अजीबो गरीब से वो देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ हमें एक ऐसे स्कूल में भेजा गया है। ऑब्वियसली हम शुरू शुरू का टाइम तो बहुत ज्यादा हम भी जो है वो खौफजदा थे, स्कूल के इर्द गिर्द इस तरह लोग घूम रहे होते हैं और इस तरह देख रहे होते हैं, तो न्यू बच्चा, हम इवन अपनी खुद की एग्जांपल है, तो हमें ये चीज इतनी ज्यादा इफेक्ट कर रही है, तो जो जो न्यू बच्चा है उसको तो और ज्यादा जो है वो ये चीजें इफेक्ट करेंगी। तो क्लास में आ रहा है, उसका बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, तो बिल्कुल ऐसे बैठेगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है या उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये चीज उसके भी उस पे पर्सनैलिटी इफेक्ट करेंगे। अगर मैं खुद की भी एग्जांपल दे रही हूँ तो हमें ही इतना इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, तो एक जो स्टूडेंट है, वो छोटा बच्चा तो और ज्यादा, वो तो डरे सहमे होते हैं, उनको तो ये चीजें और ज्यादा इफेक्ट करेंगी। बिल्कुल डेफिनेटली आपने वो सेल्फ, आपने शायद फिजियोलॉजिकल नीड की नहीं बात की, आपने सेफ्टी या नीड सर की सेफ्टी बात की की। बात की नहीं, जैसे इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन था अच्छा उसमें ये है ना कि स्टूडेंट सीम्स अच्छा अच्छा अच्छा। एंशियस, अवॉइड ठीक है। पार्टिसिपेशन। सर ठीक। जी जी। सर इसका सिंपल सिंपल अगर जवाब देना इसका सेकंड क्वेश्चन का, तो मतलब अगर बच्चा इमोशनली मतलब वो सिक्योर नहीं है, वो अवॉइड कर रहा है हम्म। पार्टिसिपेशन में, तो टीचर को चाहिए कि उसके साथ जो है ना पॉजिटिव बिहेवियर इख्तियार करे, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, उसके साथ फ्रेंडशिप वाला माहौल इख्तियार करे और बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन जो है वो बिल्डअप करे, ताकि जो है ना बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसी तरह से वो जो है वो पार्टिसिपेट भी करेगा। बिल्कुल डेफिनेटली बच्चे को इनक्रेज करना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कि क्या इशू है। अगर कोई ऐसा इशू है जो वो खुद बता नहीं रहा और बच्चों के सामने, तो उस बात हो सकती है उसके साथ। ठीक। एनीवन एल्स? अगर कोई डिस्कस करना चाहे, कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाहे। जी जी सिकंदर, आप वॉइस में भी बता सकते हैं आप।
थ्रू सर कर। आप थोड़ा सा ये सेकंड वाला जो है थोड़ा इसका आंसर मुझे मोर क्लियर कर दें। मुझे थोड़ा क्लियर है लेकिन आप मजीद इसमें ऐड कर दें। सेकंड क्वेश्चन का सिकंदर। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे मजीद क्लियर कर दें इसका आंसर सेकंड वाले का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर। जी जी सर। जी जी, एनीवन एल्स अगर सेकंड क्वेश्चन पे कोई बात करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो मैं बता दूं। सर मैं कुछ बोलूं? जी जी सर ये जो कह रहे हैं कि क्लास की बात हो रही है ना सेकंड क्वेश्चन के अंदर, कि बच्चा एंजाइटी फील कर रहा है, अवॉइड कर रहा है पार्टिसिपेशन, मतलब क्लास के अंदर ही ना। जी जी। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये हो सकता है ना, क्या पता उस बच्चे को वो पढ़ाई में वीक हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्लास के अंदर एक स्टूडेंट था, उसको रीडिंग करना नहीं आती थी। तो मैंने उसको उठा के ऐसी रीडिंग करवाई, तो रीडिंग नहीं कर पा रहा था वो बिल्कुल भी। तो सारे बच्चे ना उसके ऊपर हंसने लगे, ये बात मुझे नहीं पता था। तो वो बड़ा उसको एम्बेरसमेंट फील हुई और वो खामोश चुपके होके बैठ गया। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा अगर कोई बच्चा है ना तो उसको अकेले में गाइड किया। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको अकेले में गाइड करती थी, उसको रीडिंग करवाना सिखाती थी। तो अब वो माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया है कि वो रीडिंग कर पाता है पूरी क्लास के अंदर। तो ये भी वजह हो सकती है कि क्या पता उसको रीडिंग नहीं आती हो, क्या पता वो किसी चीज में वीक होता है तभी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल। टीचर को चाहिए ये पहले थोड़ा उसको ना अकेले में बुलाकर उसको कंफर्ट करके उससे पूछे बड़े प्यार मोहब्बत से। तो डेफिनेटली बच्चा जरूर बताएगा कि उस पे क्या ऐसी कमी है, जी वो जी फिर टीचर बिल्कुल। उस पे खुद काम ये करे। बात मेस्लो हम सेफ्टी वाली पर नीड में बात कर रहे हैं ना, कि अगर क्लासरूम में बुलिंग हो रही है या कोई ऐसी क्योंकि देखो उस लेबलिंग हो रही बच्चे है। पे सब हंसे ना, तो वो बच्चा बहुत मायूस हो गया, बड़ा खामोश होके एक कोने में बैठ गया और दोबारा कभी उसने पार्टिसिपेट करने का सोचा ही नहीं। बिल्कुल तो उसकी, डेफिनेटली। क्योंकि सब हंसे ना, सबने बुली करा उसको, पूरे क्लास हम्म। हंसने लगी, तो चाहिए टीचर को कि ऐसे बच्चों को ना अलग करके, बिल्कुल सेपरेट करके उनको पढ़ाएं बिल्कुल। और बात भी करें। पेस्लो कह रहा है कि ये अगर सेफ्टी वाली नीड, यानी जिसके थ्रू बच्चे बुलिंग कर रहे थे उसको, तो वो सेफ फील नहीं कर रहा था, वो अवॉइड कर रहा नहीं। था पार्टिसिपेशन को। जी तो जी जी जी, यही एक बात। आप लेसन प्लान में अपने में ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, टीम वर्क की, ग्रुप वर्क की, जिसमें आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दें। आप बच्चों को हाँ समझाएं जी। कि सब के आइडियाज़ जो है ना वो काम के हैं, और कोई भी आइडिया बेकार नहीं है। हाँ, डिफरेंट आइडिया हो सकते हैं, डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटीफुल। आप ऐसी क्लासरूम में स्ट्रेटजीज अपनी लेसन प्लान में एज ए क्लास टीचर और एज ए सब्जेक्ट टीचर अपने इंटीग्रेट करें, ताकि बच्चों के अंदर जो सेफ्टी वाला एलिमेंट है, इमोशनल सिक्योरिटी हो, इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो खुद बच्चों के अंदर में। तो होप सिकंदर आपको ऑलमोस्ट जवाब मिल गया होगा। अगर कोई और बात करना चाहे इस पे तो कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। सर, जी जी मुझे लगता है कि अगर जैसे स्टूडेंट्स की आपस में फ्रेंडशिप, ग्रुप वर्क, वो जी बहुत जी ज़्यादा जो है इसमें रोल प्ले करता है। और वो भी बच्चे की साइकी देख के उसके हिसाब से जो उसके, अगर हम फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड सर्कल है वो बनाएं, या उसको ऐसे बच्चों के साथ बिठाएं जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करता हो, तो मेरे ख्याल से कि बच्चे में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। बिल्कुल आई थिंक। डेफिनेटली। हाँ, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें एज ए स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में। सर मेरा एक सवाल है। जी सिकंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करें तो हम अगर डायरेक्ट तो हम उसमें थोड़ा बहुत जिक्र कर लेंगे कि बच्चों को इमोशनल सपोर्टिवनेस एंड गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन वो कह रहा है कि क्लासरूम स्ट्रेटजीज से मुराद के वो जो मेथड जो हम टीचिंग में अप्लाई करते हैं, तो वो कौन से मेथड्स हम अप्लाई करें। मेरा आपसे सवाल है सर कि अगर हम करें तो फिर वो पार्टिकुलर तीन चार कौन से मेथड्स हो सकते हैं। एक तो कोलाबरेटिव मेथड हो गया, कोऑपरेटिव में हो गया जिसके अंदर बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिक्सा एक्टिविटी हो गई, ये भी ठीक है सर। और आप बताएं सर। हाँ, बस ये तीन ही काफ़ी हैं, आप बता दें तो आप इसमें एग्जांपल भी देंगे जिक्सा कैसे। सर इंटरैक्टिव मेथड भी हो सकता है, पर्सनालाइज प्लानिंग लर्निंग भी हो सकती है, 101 मीटिंग भी हो सकती है। जैसे तमाम टीचर्स ने बनाया बताया वो सारे मेथड्स ही हैं। हाँ बिल्कुल।
ये जो है आंसर की लेंथ आपकी मार्क्स पर डिपेंडेंट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो आपकी 3 या 4 लाइंस वहाँ पे बननी होती हैं और वहाँ पे आपने लिखना है। ऐसा नहीं कि वो लाइंस को छोड़ के आप नीचे लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन है 5 लाइंस का तो वो आपको 5 लाइन ही प्रोवाइड करेंगे और आपको 5 लाइनों में ही लिखना है। आपके पास जितने भी आइडिया ठीक है वो अच्छी बात है, मगर उसको आपने कॉम्पैक्ट करना है, ऐसा कॉम्पाइल करके ऐसा एक अच्छा ड्राफ्ट बनाना है ताकि वो 5 लाइनों में पूरा हो और आपका जो क्वेश्चन है वो भी एड्रेस हो जाए अच्छे तरीके के साथ। ठीक है सिकंदर? सर जो आंसर की जो सप्ली है उसमें लाइंस बनी हुई आएंगी 5 लाइन, या फॉर एग्जांपल अगर हाँ कोई क्वेश्चन है बिल्कुल। वो 5 लाइन का है या 10 लाइन का है, वो बनी हुई होंगी बनी या हुई। सप्ली देंगे हमें अलग से नहीं नहीं, कोई सब जैसे ट्रेडिशनली होता है? नहीं, ऐसे हम 9th मैट्रिक बोर्ड वाले एग्जाम की तरफ नहीं होता। वो कोई भी सप्ली नहीं होती, वहाँ पे एक ही आपको बुकलेट मिलता है और लाइनें बनी हुई होती हैं और आपने वही लाइनों को यूज करके जवाब लिखना है बस। जिसने ओके प्रीवियस सर, ओके, थैंक यू। टीएल का एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा। और आपका जो लैंग्वेज है आपकी अटेम्प्टिंग की वो इंग्लिश होगी, तो आप कोशिश करें। डिस्कशन तो सर होगा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। सबको इशू है या सिकंदर को इशू? सर सबको ही है। नहीं सर, आपकी आवाज़ वाकई स्लो आ रही है। अच्छा, तो अब ठीक आ रही है? अभी सही है हेलो। सर, अभी क्लियर। ओके सर, ओके, अब ओके। हाँ, तो उसमें अटेम्प्टिंग की बात कर रहा था कि आप को बुकलेट मिलेगा और वहाँ पे आपने लिखना है सब चीज़ों को। ठीक है, आपके पास आइडियाज अच्छे होने चाहिए और आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे डिस्कशन तो हो रही है, अच्छी बात है, आपके आइडियाज मुझे मिल रहे हैं, आप अच्छे अच्छे आइडियाज दे रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर ये सारी चीज़ें आपकी तब पता चलेगा अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि वहाँ पे आप खुद बोलेंगे नहीं, आपकी राइटिंग बोलेगी। तो जितना हो सके आप रिटन प्रैक्टिस करें और वही रिटन प्रैक्टिस ग्रुप में भी सेंड करें। हम चाहे मैं हो, सर असलम हो या कोई भी हमारा पार्टिसिपेंट हो, लाइक अम्बरीन बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, या कोई और भी जायद हो गया, सिकंदर हो गया, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हमारे पास हैं जो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, रिप्लाई देते हैं। आप शेयर किया करें, रिटन प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका ये जो ना वो लिखने वाला स्टाइल आपका इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी डिस्कशन बहुत अच्छी हो रही है। सर तो मेरा एक सवाल है। जी जी। सर जैसे मुझे ना लिखना आ रहा हो कुछ, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं चैट जीपीटी, गूगल, यहाँ वहां से 2-3 चीजें निकाल के फिर उनको अपने ही वर्ड में कन्वर्ट कर लूँ तो, और फिर मैं उसको याद कर लूँ? ऐसा हम्म, पॉसिबल है सर? देखें, याद मुझे करने प्रॉब्लम हो रही है। याद करने को मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि याद करना एक रट्टा होता है। और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सर लाइक। जबकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं हम्म। मान चुकी हूँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जब लिखने का वक्त आ रहा है ना तो वो दिमाग नहीं चल रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। तो प्रैक्टिस नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये आप प्रैक्टिस करें। हाँ जी, ठीक है, ये आप इसके ऐसे पास है। करें, जो भी आपके पास आइडियाज आ रहे हैं उसको फिलहाल रफ में लिखें। फॉर सपोज आपने एक आइडिया लिखा, अवॉइड्स पार्टिसिपेशन, एक बच्चा मिसाल के तौर पर आप ये लिख रही हैं, वो बच्चा फील्स एंशियस, फील्स नर्वसनेस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, फिर उसको एक सेंटेंस बनाया आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिस करें। एक दिन में थोड़ी आप जैसे चैट जीपीटी लिखती है ऐसे भी एक दिन में अच्छा सेंटेंस थोड़ी लिख पाएंगे आप। जाहिर सी बात है, आपको टाइम लगेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप अच्छा लिख पाएंगे। थैंक यू सर। जी सिकंदर। सर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक के लिए सर मैं इसमें ऐड करूंगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू जी जी। सर। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा इम्प्रूव होगा, क्योंकि एट एक्स टाइम पर हम अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक है। हम्म हमें समझ नहीं आ रहा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास आइडियाज नहीं है। तो प्रीवियसली मेरे पास आइडियाज होंगे, उससे रिलेटेड थ्योरीज मैंने पढ़ी हुई होंगी, तो मैं जाहिर सी बात है तभी जाके उसको रिलेट कर पाऊंगा। तो सर पहला तो ये कि चैट जीडीपी के थ्रू अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी रहे हैं
तो दैट इज द गुड ऑप्शन टू आल्सो। अगर हम उसको अटेम्प्ट करके फिर हम जब उसको क्वेश्चन को सारा लिख भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पेज मैंने लिख लिया, तो उसके हम्म। बाद जाके मैंने देखा कि भाई मेरा जो टू द पॉइंट है वो है आंसर, फिर उसके बाद सर ये एक नोट फॉर्म में हमारे पास एक मटेरियल होगा। एट द एंड ऑफ द एग्जाम हम उन चीजों को रिवाइज करेंगे, तो फिर वो तब जाके हमें जो है वो फेवर भी दे सकता है सर। हाँ, डेफिनेटली हेल्प तो ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। सर मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि मैं जो लिख चुकी हूँ ना वो मुझे याद हो जा रहा है। तो आप हाँ कह रहे हैं खुद से अपने अल्फाज बनाओ, सर मैं खुद से अपने अल्फाज नहीं बना पा रही हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जब खुद से अल्फाज की बारी आ रही है ना, वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। फिर मुझे लेना पड़ रहा है किसी बुक से, कोई चैट जीपीटी या गूगल, कोई विकिपीडिया, वहां वहां पे जाके मैं सारे मटेरियल इकट्ठा करके फिर मैं उसको हाफ पेज में कन्वर्ट कर लेती हूँ अपने लिए, कि हाँ, वो ठीक मुझे है, आप इजी लगे। स्टार्ट में हेल्प लें। बाकी ऐसे ना हो कि आप जब भी लिखना स्टार्ट करें तो आप चैट जीपीटी पर जाएं और वहां पे देखें अल्फाज, फिर वो अल्फाज पिक करें। तो ऐसे तो आपका माइंड कभी भी काम नहीं करेगा। तो खुद अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि आप चीज़ों को लिख पाएं अच्छे तरीके से। स्टार्ट में ब्रेनस्टॉर्म करें थोड़ा बहुत, खुद जो आपके माइंड में है उसको निकालें। आ जाता है। आप हमें फील होता है कि मेरे माइंड में नहीं है, मगर जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, लाइक ऐसे कोई आप एक वर्ड लिखा और उसके बाद उसका माइंड मैपिंग करते हैं, तो खुद ब खुद आइडियाज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये करें कुछ प्रैक्टिस। बाकी आप हेल्प ले सकती हैं। तो हम आगे चलें। तो आगे चलते हैं ना भाई। तो इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या फील हो रहा है? एक मैथमेटिक वाला है, कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई एथलीट है, कोई अच्छी तकरीर कर रहा है, कोई आइडियाज को सोच रहा है, कोई पजल सॉल्व कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? जी अमरीन, डाइवर्सिटी तो है, बिल्कुल। प्रोफेशंस, ठीक। एनीवन एल्स? डिफरेंट सर लर्निंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग है। जी जी, क्रिएटिविटी भी है इसमें। तो हम चलते हैं अपनी डायरेक्ट। तो ये हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रपोज की थी, हमें दी थी किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। इसने एक बुक लिखा था, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है। तो इसने कहा कि जो ट्रेडिशनल वे है हमारा आईक्यू टेस्ट लेकर उसका माइंड का, उसके इंटेलिजेंस बताना, उसने कहा कि ये जो पुराना है, ये आउटडेटेड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है। हम एक ही चीज़, एक ही टेस्ट के थ्रू हम आईक्यू लेवल या उसी की किसी भी शख्स की इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। इसने कहा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो डाइवर्स है, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। कि हम एक ही चीज से एक ही आईक्यू टेस्ट के साथ हम 50 लोगों की आईक्यू मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस वो डाइवर्स है, वो मल्टी डायमेंशनल है, इसकी एक डायमेंशन नहीं है। इसकी अगर कोई राइटिंग में अच्छा है तो लाजमी नहीं है कि वो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग में अच्छा हो। कोई एथलेटिक्स में अच्छा होगा, तो कोई एकेडमिक्स में अच्छा होगा, तो कोई पजल सॉल्व करने में अच्छा होगा, तो कोई कंप्यूटर स्किल्स में अच्छा होगा। इसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है एक बंदे की, एक लर्नर की, एक स्टूडेंट्स की, वो मल्टी डायमेंशनल है। वो किसी एक डायमेंशन में उसको मेजर हम नहीं कर सकते। तो इसने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हमने हमें बताई, जिसमें 8 इसने मेजर बताई। पहली थी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसने कहा कि जो सेंसिटिविटी है स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज की, काफ़ी लोग हमें अच्छे तरीके से होती है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर और इफेक्टिव एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं। और वो अच्छे तरीके के साथ स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, एसेस लिख सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं अपनी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ। दूसरी टाइप की इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर स्मार्ट, लाइक
इसमें एबिलिटी होती है रीजन की, वो अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, वो लॉजिकली सोच सकते हैं, साइंटिफिकली सोच सकते हैं। इस इंटेलिजेंस वाले बंदे पजल्स को सॉल्व करने में तेज होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कोडिंग के साथ खेलते हैं, ऐसे समझे। तीसरी इंटेलिजेंस है स्पेशल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट। इसमें एबिलिटी होती है थिंक इन इमेजेस, वो वो ख्यालों में सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, और ऐसे चीज़ों को विजुलाइज करके वो अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं, लाइक ड्राइंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, मैपिंग हो गया। ठीक है, चौथी जो इंटेलिजेंस है वो हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। लाइक कोई भी हमारा स्पोर्ट्समैन हो गया, एक्टिंग हो गई, कोई भी हमारा डांसर होगा जो इफेक्टिवली यूज करता है अपनी बॉडी को और बॉडी की एक्सप्रेशंस को, ताकि वो अ, अपनी इसमें ये भी एक इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे इसने बताया कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कि कोई बच्चे, कोई भी लर्नर म्यूजिक में अच्छे होते हैं, वो रिदम को समझते हैं, वो टून को, पिच को, साउंड को पकड़ लेते हैं, और इसी तरीके से गाते हैं। उसमें सिंगिंग की क्वालिटी होती है, कंपोजिंग की क्वालिटी होती है अच्छे तरीके से, म्यूजिक को सुनने की क्वालिटी उसमें होती है। छठा उसने बताया कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे स्मार्ट बंदे होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं इफेक्टिवली दूसरों के साथ। जैसे कोई लीडरशिप स्किल्स हो गया, इसमें ग्रुप वर्क वाला जो एलिमेंट हो गया, कोई बच्चे खुद ब खुद उसमें अंदर में एक इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से वो मेल जोल कर पाते हैं, उसमें स्किल्स होती हैं लीडरशिप के। और साथ में इंट्रापर्सनल स्किल्स, ये अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को अच्छे तरीके से सही समझ पाते हैं और उसी पर काम करते हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से खुद पर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अपने गोल सेट करते हैं। नंबर 8 पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर लवर, ऐसे समझे, नेचर स्मार्ट। ये नेचर की जो पैटर्न होती है, नेचुरलिस्टिक चीज़ें होती हैं, नेचर के साउंड्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से सुन पाते हैं, उसको लिसन करते हैं। इसके अंदर गार्डनिंग की एक एलिमेंट पैदा होता है। वॉइस इश्यू हो रहा है सबको? अभी तक भी हो रहा है? नहीं नहीं सर, वॉइस आपकी क्रिस्टल क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, चलो। जिसके साथ इशू है तो शायद उसका अपना इशू है, आई मीन उसका जो है ना वो नेटवर्क इशू है। तो लास्ट में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। हार्वर्ड गार्ड ने कहा कि यह भी एक टाइप की इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस जिस बंदों में होती है वो नेचर की चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाता है। ठीक है, वो गार्डनिंग का शौक रखते हैं, वो अपने नेचर को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं, और मुख्तलिफ जो नेचर के अंदर चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सारी इंटेलिजेंस थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी एजुकेशन में कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो इसने कहा कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, टीचर शुड डिजाइन वेरिड एक्टिविटीज टू रीच ऑल लर्नर्स। ठीक है। तो इसने कहा कि जाहिर सी बात है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंसेस वाले बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, तो टीचर्स को चाहिए कि अपने एक्टिविटीज, अपनी लेसन प्लान को ऐसा डिजाइन करें ताकि सबको अच्छे तरीके से वो हैंडल कर पाए, सबको वो कैटर पर कर पाए, सबकी जो नीड्स है, लर्निंग नीड्स, उसको पूरा कर पाए। इसने कहा कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होनी चाहिए। एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक स्ट्रेंथ। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रमोट्स पर्सनल एजुकेशन, के सबके साथ जो सबकी जो स्ट्रेंथ है उसके उस पर काम किया जाए, क्योंकि सबकी एक यूनिक यूनिक स्ट्रेंथ होती है। कोई बच्चा सिंगर अच्छा होता है, कोई बच्चा मैथ्स, जो मैथमेटिक्स के स्किल्स होते हैं उसके में अच्छा होता है। तो एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक स्ट्रेंथ। तो हमारे जो लर्निंग पैटर्न होना चाहिए, टीचिंग पैटर्न होना चाहिए, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। असेसमेंट बियॉन्ड टेस्ट, कि हम जो फॉर्मल असेसमेंट लेते हैं, लाइक एक टेस्ट हो गया, एक पेपर हो गया सारों के लिए, तो ये हम उसको थोड़ा हट के यूज करें असेसमेंट को। असेसमेंट ऐसी बनाएं, लाइक पोर्टफोलियो बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं, या कोई परफॉर्मेंस बेस्ड जो भी स्किल हो उसकी परफॉर्मेंस हो, तो इस ऐसे हम असेसमेंट यूज करें अपनी एजुकेशन सिस्टम में। इंक्लूसिव क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम बनाएं जिसमें सारी एबिलिटीज वाले बच्चे हों,
ताकि वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस फील करें, खुद के अंदर कैपेबिलिटी वाली फीलिंग फील करें कि जो भी हमारे अंदर एबिलिटी है वो एंटरटेन हो रही है और उसको प्रमोट किया जा रहा है। लेसन प्लानिंग टिप, ये एक हमें टिप देती है अपनी लेसन प्लानिंग में कि हम एक बैलेंस लेसन प्लान बनाएं, सारी चीज़ों को जो है ना वो देखें और अपनी स्ट्रेटजीज को ऐसे बनाएं ताकि सारी लर्निंग नीड्स को हम कैटर कर पाएं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस पे दो CRQs हैं, इसको देखें पढ़ें और इसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स करें। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग अ लेसन ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप एक साइंस टीचर हैं और अपना फोटोसिंथेसिस पे एक लेसन डिजाइन कर रहे हैं, तो हाउ कुड यू इंटीग्रेट एटलीस्ट 4 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस इन योर एक्टिविटीज। कि आप कैसी एक्टिविटीज करवाएंगे जिसमें जिसमें अंदर एटलीस्ट 4 इंटेलिजेंस जो आप उसको हिट कर रहे हो, और आपकी एक्टिविटी में 4 इंटेलिजेंसेस हों लाजमी। What assessment methods can a teacher use to evaluate learning across multiple intelligences instead of relying on a written tests? Written test के अलावा एज अ टीचर आप कौन से असेसमेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी? सर मैं आए। जी जी। सर मुझे तो अभी दो ही आ रही हैं मेरे माइंड में। उनमें से जो फर्स्ट वन है वो है प्रोजेक्ट, और उस पे प्रोजेक्ट पे काम करवाना, उसके साथ तो बच्चों को जो है जी, प्रोजेक्ट बेस्ड जो आप कह रही हैं उसमें कौन सी इंटेलिजेंसेस आप यूज कर रही हैं, मतलब कौन सी 4? अस्सलाम वालेकुम। उस्मान। सर इसमें ये पूछा गया है कि अगर आप फोटोसिंथेसिस का लेसन डिजाइन कर रहे हैं हम्म, तो आप कोई भी 4 डिफरेंट जो इंटेलिजेंसेस हैं अपनी क्लास में उनको ना एक्टिविटी करवाएं। तो देखिए ये है कि अगर हम फोटोसिंथेसिस करवाएंगे तो हम स्टूडेंट्स से कहेंगे कि वो रियल प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, जैसे नेचुरलिस्टिक नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो डेफिनेट। स्टूडेंट को कहेंगे वो रियल प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, लीव्स को टच करें या लाइट और शेडो को इफेक्ट देखें, और डिस्कस करें कि सनलाइट किस तरह ग्रोथ को इफेक्ट करती है। इस तरह से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी उसमें आ जाती है कि स्टूडेंट्स एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखवाएं उनसे, या उनसे कुछ भी एक पोइम बनवा लें कि हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो ये दो इंटेलिजेंस हैं जो मेरे जहन में आ रही थी, या ग्रुप डिस्कशन करवा लें उनसे कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो किस तरह होता है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। आप दो अच्छे तरीके सर से। लॉजिकल जी जी। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी यूज हो सकती है, बिकॉज द फोटोसिंथेसिस हैविंग अ केमिकल इक्वेशन, हम्म, तो हाउ द एनर्जी कैलकुलेटेड, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। बिल्कुल। एंड द अनदर वन, इट्स मे बी सर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, means that when you see the students see the process of photosynthesis, they collaborate and communicate, so the interpersonal intelligence भी हो सकती है। और सर ability to understand and react with others, ठीक। यस यस। जी जी, डेफिनेटली आपने बिल्कुल अच्छी है। एनीवन एल्स, अगर आप बताएं तो। सर मेरी वाईफाई बंद हो गई थी, तो अभी मैं कंटिन्यू करूं। हाँ करें, बट वी हैव 8 मिनट्स लेफ्ट, तो कोशिश करें दूसरों। जी जी, आप बताएं।
सर हेलो। इंटेलिजेंस में मां त जेको मुंहिंजे ज़हन में अचनि थियूं उहे ॿ ई फ़िलहाल आहिनि। उन मां हिकिड़ी आहे लिटरेचर वारो जेको हुयो, उन में राइटिंग स्किल्स हुया। सर उन्हनि ते बि मां मां मुंहिंजे ज़हन में अचे त असां ॿारनि खे पैराफ्रेजिंग कराए था सघूं। कोई फोटोसिंथेसिस जो जेको टॉपिक आहे उन ते उन्हनि ॿारनि खे चऊं था त इहो तव्हां पाण पंहिंजे हुन में ओपिनियन जे मुताबिक़ तव्हां पाण फोटोसिंथेसिस खे ॿुधायो त फोटोसिंथेसिस कीअं प्रोसेस थींदो आहे। पहिरियां उन्हनि खे लेक्चर बि ॾिनो वञे, उन खां पोइ उन खां पैराफ्रेजिंग कराई वञे। ऐं उन खां अलावा जीअं हाणे मिस अम्ब्रीन ॿुधायो त उहे जेको हिननि मेथड ॿुधायो त इहो बि थी थो सघे। ठीक, डेफिनेटली। सुठो। ॿियो एनीवन एल्स? सर ये दूसरा जो सवाल है कि व्हाट असेसमेंट मेथड, तो इसमें जो है अगर बच्चे को देखना है तो ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो लेके बच्चे को जो है वो उसकी इंटेलिजेंस को देखा जा सकता है। और इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चों को जो है ना प्रैक्टिकली करवा के उसकी हम्म। इंटेलिजेंस को देखा जा सकता है। तो ये कुछ जो है मेथड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बच्चों को ऑब्जर्व करके कि उसमें कितनी जो है वो मतलब इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसी तरह से ये जो है ना मेथड्स यूज़ कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस को। जी जी, डेफिनेटली। एक रिटन टेस्ट के अलावा हम, जैसे भाई ने बताया कि ओरल प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड कोई भी हम ऐसा असेसमेंट भी सेट कर सकते हैं क्राइटेरिया, या ऑब्जर्वेशन, उसके बच्चे के ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम उसको असेस कर सकते हैं। तो ऐसे सर भी। पोर्टफोलियो के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली पोर्टफोलियो भी और उसको। जो रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाते हैं, आपको तो पता है, हम्म। यू ऑल्सो एलिमेंट्री स्टूडेंट, आपने तो इसी पे काम किया होगा, रिफ्लेक्शन और पोर्टफोलियो। हाँ, तो सर डेफिनेटली। ये भी तो असेसमेंट। बिल्कुल। एनीवन एल्स अगर कोई ऐड करना चाहे इसमें, वरना हम यहीं पे अपना क्लास जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप मिलेंगे सर असलम के साथ। अगर कोई आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में ऐसी चीज़ हो जिसको हमने अभी तक कवर नहीं किया, टच नहीं किया, तो आप प्लीज़ शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि हम उस पर जो ना एक रिकॉर्डेड लेक्चर ही उस पर रख लें हम। सर जी जी। सर ये जो गार्डन की जो थ्योरी है, इन्होंने कहा था जो लैंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंसी है ना, वो मोस्ट वैल्यू रखती है स्कूल और सोसाइटी के लिए। हम्म। तो इसमें